अब इसमें मैंने वात प्रकृति पुरुष के बारे में तो आपको पता है कि जब सामने से वात प्रकृति पुरुष आएगा तो वो उसका जो शारीरिक संगठन रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा, नख, केश और दंत उसके जो है टूटे फूटे से रहेंगे। ऐसे ही पित्त प्रकृति पुरुष जो रहता है उसके जो नख, दांत और केश जो रहते हैं वो मध्यम संगठन के रहते हैं। उसमें लालिमा रहेगी, स्निग्ध रहेंगे, कोमल रहेंगे बहुत ज्यादा। कफ प्रकृति पुरुष जो रहते हैं उनके बाल सबसे अच्छे रहते हैं। उनके बालों का जो टेक्सचर होता है ब्लैक, मतलब थिक टेक्सचर होता है, मोटे होते हैं उनके बाल और ब्लैक, एकदम ब्लैक कलर्ड लिए होते हैं, वो कफ प्रकृति है। उनके जो नाखून होते हैं उनमें एक अलग से शाइन होती है, लश्यर होता है एक अलग से, ऐसा लगता है कि वो ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट लगा दी है। इस तरह से एक लश्यर उनके नेल में नेचुरली बना रहता है। वात प्रकृति पुरुष के आप नाखून देखेंगे वो बहुत ड्राई दिखते हैं, दिखते ही वो बहुत ड्राई हैं। और उनके जो कफ प्रकृति पुरुष के जो नाखून होते हैं वो इजीली आप ऐसे करोगे तो टूटेंगे नहीं, उनका संगठन अच्छा होता है। ठीक है, तो हमने वाणी देख ली, हमने विचार देख लिए, हमने केश नख आदि देख लिए, हमने संधियां देख ली। अब हमने इसके बाद में उसका शारीरिक संगठन देख लिया, हमने उसका बात करने का तरीका देख लिया, तो वो किस तरह से सोचता है वो हमने देख लिया। तो काफी कुछ वैद्य को तभी पता चल जाता है आपकी बीमारी के बारे में। इतना एनालिसिस तो हम आप जब अंदर आते हैं तभी कर लेते हैं कि अच्छा ये मामला है, ये बीमारी हो सकती है। फिर वो बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को कब्ज है, तो हमको समझ में आता है कि ये वात कफ के कारण रहेगा, एसिडिटी रहती है। तो हम बोलते हैं ना, हम आपको बोलते हैं कि ज्यादा नहीं सोचा करो और गुस्सा नहीं करना ज्यादा। क्यों नहीं करना गुस्सा ज्यादा? पित्त बढ़ जाएगा, फिर पित्त बढ़ेगा तो फिर आपको फिर गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ेगा। कोई कोई वात रोगी होते हैं, घुटने का दर्द होता है, बोलते डॉक्टर 5 किलोमीटर चल लेता हूँ मैं, घुटने का दर्द। इतना नहीं करो, तभी तो वात रोग है। सामर्थ्य से अधिक कर रहे हो ना आप श्रम, इसलिए वात रोग है। 7 प्रकार की प्रकृति बताई आयुर्वेद में। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, इसके बाद द्वंद्वज प्रकृति। द्वंद्वज मतलब दो दोषों को मिला करके, वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात। तो ये 3 हो गई। और एक होती है त्रिदोषज प्रकृति, जहां वात पित्त कफ तीनों दोष बढ़े हुए रहते हैं, प्रकोपित स्थिति में रहते हैं। वात प्रकृति में क्या होता है, वात प्रकृति के पुरुष को वात रोग सबसे ज्यादा पीड़ित करेंगे, ठीक है ना। पित्त प्रकृति में पित्त रोग उसको सबसे ज्यादा पीड़ित करेंगे। कफ प्रकृति के व्यक्ति को कफ रोग सबसे ज्यादा पीड़ित करेंगे। पर ऐसी प्रकृति मिलती ही नहीं है। वो तो सतयुग था जब एक ही प्रकृति के लोग होते थे, अब थोड़ी मिलती कलयुग में एकल प्रकृति। अब तो द्वंद्वज या त्रिदोषज ही आपको मिलेगी। तब वहां पर वैद्य का रोल होता है, वहां उसको ये एनालिसिस करना होता है कि बेसिकली इनकी प्रकृति कैसी है। जैसे मैं खुद का, मैं पित्त प्रधान वात हूं, है ना। पित्त और वात दोनों ही दोष हैं बेसिकली, बाय बर्थ बड़े हुए, पर पित्त डोमिनेटिंग है वात पे, तो पित्त प्रधान वात दोष है मेरा, पित्त वात पित्तज प्रकृति है। इस प्रकार से जब आप, अब मैंने आपको इतने सारे लक्षण बताए, इतने सारे उदाहरण बताए, जब आप देखेंगे कि ओवरऑल आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा अच्छा इसमें 7 लक्षण वात वाले हैं, पर 10 लक्षण 12 लक्षण पित्त वाले भी हैं। तो अच्छा ये पित्त प्रधान है पर इसका वात भी प्रकोपित है, तो ऐसी अवस्था में आपको वात रोग भी पीड़ित करेंगे। कितना सिंपल होता, हमको पता होता हम वात प्रकृति है, वात का आहार लो, वात वाला ही दिनचर्या फॉलो करना है और ठीक रहो। ऐसा होता नहीं है। प्रकृति द्वंद्वज होती है, मिक्स्ड होती है हमेशा, और मुख्यतः त्रिदोषज होती है। त्रिदोष प्रकृति काफी मिलती है, इसीलिए फिर सम अवस्था में लाने के लिए हमको इतना सारा डिटॉक्सिफिकेशन और सब कुछ करना पड़ता है। तो समझ में आया आपको वात पित्त कफ के बारे में। अब इनके शोधन के बारे में बात करते हैं कि इनकी चिकित्सा कैसे की जाती है। तो वात पित्त कफ की चिकित्सा करने के लिए आयुर्वेद में वर्णन किया गया है पंचकर्म की चिकित्सा का, संशोधन करने के लिए। पंचकर्म क्या होता है वो तो शब्द ही बता रहा है। मैंने बोला ना, अगर हम टर्मिनोलॉजीज पे थोड़ा ध्यान दें तो हमें अपने आप सब चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी। नाम इस तरह से रखे गए कि आप इजीली उसको मेमोराइज कर सकते हो। पंचकर्म मतलब 5 कर्म होते हैं,
तो 5 कर्म में क्या होता है? वमन, विवेचन, 2 प्रकार की बस्ती चिकित्सा होती है, अनुवासन बस्ती और निरूह बस्ती, और नस्य चिकित्सा। नस्य चिकित्सा रक्त मोशन सुश्रुत ने बोला है, वो थ्योरेटिकल चीज है, प्रैक्टिकली हम नस्य को ही मानते हैं। तो पंचकर्म में मुख्य 5 कर्म होते हैं, वमन, विरेचन, 2 प्रकार की बस्ती चिकित्सा होती है, अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती। अनुवासन तेल की बस्ती होती है, स्नेह की बस्ती होती है, और निरूह बस्ती काढ़े वाली बस्ती जो होती है वो निरूह बस्ती होती है, और एक नस्यिक होता है। मैं आप सब टर्मिनोलॉजी आपको बताऊंगी, नस्य क्या होता है, वमन क्या होता है। तो हमने क्या देखा कि चिकित्सा तो हमको 3 दोष की करनी है, वात पित्त कफ की। तो शोधन चिकित्सा भी दोष अनुसार ही की जाती है, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से समझिए, आपको वन विरेचन समझ में आ जाएगा। जब हमने खाना खाया, पेट में जब भोजन जाता है तो ये आमाशय जो होता है ये कफ का स्थान होता है, ठीक है। और कफज व्याधियों को का उपचार करने के लिए, आमाशय का शोधन करने के लिए वमन चिकित्सा की जाती है। वमन मतलब हाँ वॉमिटिंग, है ना। पर आपको जो उल्टी होती है दैट इज नॉट वमन चिकित्सा, वो चिकित्सा नहीं है, वो तो किसी डिसीज का या किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन का एक सिम्टम है। वमन मतलब वॉमिटिंग लेमन लैंग्वेज में समझिए, जो हम उल्टी करते हैं वो। पर उसको जब हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल वे में जब करते हैं चिकित्सा के लिए तो वो वमन कहलाता है। इससे पहले कुंजल उसका और सूक्ष्म स्वरूप है, वमन उससे व्यापक स्वरूप है। तो हम पहले पंचकर्म की चिकित्सा करें, उसके पहले मैं आपको 2-3 चीजों पर ब्रीफ देना चाहती हूँ ताकि जो मैं बताना चाहती हूँ आप उसको पकड़ पाए। कोई भी पंचकर्मा चिकित्सा जब की जाती है तो किसी भी चिकित्सा को करने के पहले उसके पूर्व कर्म किए जाते हैं, है ना। फिर उसका प्रधान कर्म जो चिकित्सा हमको करनी है वो की जाती है, और उसका पश्चात कर्म। 3 चरण में पंचकर्म की चिकित्सा पूरी होती है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पंचकर्म में से आप जो भी कर्म पिक कर रहे हैं उसके आपके 3 चरण में उसको पूरा करना है। तो पूर्व कर्म में क्या होता है? पूर्व कर्म में हम आपको दीपन पाचन कराते हैं। आपकी मैंने बताया सबसे पहले अग्नि को ठीक करो, तो सबसे पहले आपकी अग्नि को सम बनाया जाता है, टॉक्सिन्स जो है उनको डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको स्नेहपान कराया जाता है। स्नेहपान मतलब घी तेल आपकी व्याधि अनुसार जो जिसका चिकित्सीय प्रयोग जैसा होता है उसका आपको पान कराया जाता है। जब सम्यक स्नेहपान होता है उसके बाद में आपका बाह्य स्नेहन चलता है, तो तब अभ्यंग स्वेदन होता है। ऑयल मसाज और स्टीम, अभ्यंग बॉडी को इंटरनली ओलिएट करते हैं और एक्सटर्नली भी ऑयल एप्लीकेशन करते हैं। ये इसके पूर्व कर्म हो जाते हैं सारे। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि व्याधि अनुसार हमको वमन करना है, विरेचन करना है, बस्ती करना है या नस्य करना है। वमन करना होता है तो वमन के लिए फिर हम प्लानिंग करते हैं, विरेचन के लिए प्लानिंग करते हैं या बस्ती के लिए प्लानिंग करते हैं। वो प्रधान कर्म हुआ आपका। जब आप वमन या ये जो भी आपकी चिकित्सा प्लान की गई है जब आप वो पूरी कर लेते हैं उसके बाद में की जाती है संसर्जन चिकित्सा या पश्चात कर्म जाएगा। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में आती है संसर्जन चिकित्सा। संसर्जन मतलब अब बॉडी आपकी डिटॉक्स हो चुकी है और अभी आपकी अग्नि भी जो है वो मंद हो जाती है। जब आप डिटॉक्स कर लेते हैं तो आपकी अग्नि मंद हो जाती है, उसको भी सेटल करना है। तो उसके लिए फिर आपको एक डाइट रेजिम दी जाती है डिपेंडिंग कि आपका बॉडी का शोधन किस लेवल का हुआ है ना। मैक्सिमम डिटॉक्स हुआ है, मीडियम हुआ है या मिनिमम हुआ है। अवर, उत्तम, मध्यम शुद्धि, किस प्रकार की शुद्धि हुई है शरीर की, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका डाइट प्लान किस तरह का रहेगा और कितने दिन का रहेगा। उसके बाद आती है रसायन औषध, ठीक है। जो शरीर में स्वास्थ्य की हमने स्थापना करी है शोधन चिकित्सा के बाद उसको बनाए रखने के लिए जो औषध दी जाती है, ठीक है ना। तो किसी भी पंचकर्म की चिकित्सा को करने के लिए 3 चरण होते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ये हमने समझ लिया। अब अगर हमको कफ दोष का शोधन करना है तो कफ दोष की शोधन करने के लिए अगर आपको ऐसे मैं बोलूं
आप ऑफिस भी जाते हैं, हो सकता है आप किसी फ्रेंड के यहाँ भी जाते हैं, और आप घर पे भी रहते हैं। ऑफिस में आप 8 घंटे बिता दें, 1 घंटा आप दोस्त के साथ बिता ली, 9 घंटा, 24 घंटे में से आपने 15 घंटे अपने घर पे बिताए, है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ है आपको मिलने की? घर पे। या फिर मुझे पता हो कि किस समय में आप कहाँ मिलोगे, है ना। तो पंचकर्म की जो चिकित्सा का वर्णन आचार्यों ने किया है, कितना साइंटिफिक है। देखिए कि ऋतु अनुसार और दोष अनुसार पंचकर्म चिकित्सा का वर्णन किया गया है। ऋतु अनुसार मतलब जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप हो रहा है, उस दोष का शोधन उस ऋतु में करना। ठीक है। अगर कफ दोष है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कफ दोष है, कफज रोग है, कफ विकृत हो चुका है, कफ दोष आपके शरीर में बढ़ चुका है, आपको कफ दोष का शोधन करना है, तो सबसे बेस्ट टाइम क्या है? वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में स्वभाव से कफ दोष बढ़ता है, तो वसंत ऋतु। उसके बाद में कफ का स्थान क्या है? आमाशय, पेट। तो पेट से हम उसका शोधन करेंगे, तो किसके द्वारा करेंगे? वमन कर्म के द्वारा। मतलब आप मेथड जो सिलेक्शन रहेगा ट्रीटमेंट का, वो दोष अनुसार रहेगा कि कैसी व्याधि है, तो हमें कफ दोष का शोधन करना है। कफ का स्थान अच्छा आमाशय है, तो इसको आमाशय से पकड़ो। उसके बाद में कब बड़ा होगा सबसे ज्यादा? वसंत ऋतु में। अच्छा, तो वसंत ऋतु में आ जाओ, तुम्हारा वमन करेंगे, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर बोलते हैं ना, नहीं अभी नहीं, आप ऐसा करना, होली के अराउंड आना। हाँ, तो होली के अराउंड आप एक बार आना, तब 15 दिन के लिए आना, तब आपका हम वमन करेंगे, तो आपको फिर रिलीफ हो जाएगा। तो ये इतना इवैल्यूएशन, इतनी कैलकुलेशन के बाद ये स्टेटमेंट आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं, वो शरद ऋतु में आ जाओ, तब आपका विरेचन करेंगे, तब आपको ठीक हो जाएगा। क्यों? शरद ऋतु में पित्त दोष स्वभाव से बड़ा होता है, और पित्त दोष के शमन करने के लिए या पित्त का शोधन करने के लिए सबसे अच्छा पंचकर्म चिकित्सा विरेचन। विरेचन मतलब परगेशन, लूज मोशंस। तो जब विरेचन की चिकित्सा की जाती है, आपको औषध सेवन करवाया जाता है, और औषध सेवन करने के 1 मुहूर्त बाद, 1 मुहूर्त मतलब 45 मिनट, 45 मिनट के बाद आपको मोशंस लगना स्टार्ट होते हैं। दैट इज विरेचन। उससे वो जो मोशंस लगते हैं, उसमें पित्त दोष का शोधन होता है। ठीक है। क्योंकि पित्त का स्थान ग्रहणी कहा गया है, इसलिए 1 मुहूर्त लगता है। औषध ग्रहणी में जाती है, उसमें पाचन होता है, और उस अपने साथ में पित्त का निर्हरण करती है। साथ में मल का निर्हरण भी होता है, क्योंकि मल द्वार से हो रहा है शोधन। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम वात दोष का शोधन करते हैं, तो वात का पक्वाशय, इंटेस्टाइन में स्थान बताया गया, पक्वाशय बताया गया। तो वात दोष का जब शोधन करना हो, तो बोलते हैं आप प्रावरट ऋतु में आना। प्रावरट ऋतु क्या होती है? जब वर्षा ऋतु शुरू होने वाली होती है ना, 2 ऋतु के बीच में संधि काल होता है 15 दिन का। उस संधि काल के बाद में ऋतु शुरू हो जाती है, दूसरी ऋतु। तो वर्षा ऋतु के पहले प्रावट ऋतु, मतलब पूरी तरह से मानसून नहीं आया होता है तब, और बारिश आ चुकी होती है, वो प्रावट ऋतु होती है। तो उस समय आप आओ, तो फिर आपका हम बस्ती चिकित्सा प्लान करेंगे, तब आपका वात दोष का शोधन होगा। तो शोधनार्थ जब पंचकर्म की चिकित्सा प्लान की जाती है, तो इस तरह से की जाती है। डॉक्टर साहब पता नहीं क्या समझा रहे हो, फिर हम तो अभ्यंग पत्र पिंड न जाने क्या क्या देखे हैं वेलनेस में, वो सब क्या होता है? वो क्या होता है? वो बाह्य शोधन होता है आपका, ये आंतरिक शोधन है। जब इंटरनली आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, तो इन टेक्निक्स के द्वारा हम करते हैं, इन कर्मों के द्वारा हम करते हैं। और जब एक्सटर्नली करना हो, तो अभ्यंग करवाया, फास्टिंग करवाया, बस्ती चिकित्सा करी, पत्रपिंड स्वेदन हम उसमें करवाते हैं वात रोग में, है ना। पित्त रोग है तो परिषेक उसमें करवाते हैं। आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो अब उसमें हम षष्टिकशाली पिंड स्वेदन करवाते हैं। षष्टिकशाली पिंड स्वेद मतलब षष्टिक चावल होते हैं, 60 चावल, उसको काढ़े और दूध के साथ में पका करके उसकी पोटली बनाई जाती है, और उसके साथ में आपके बॉडी का पूरा मसाज किया जाता है। वो मसल स्ट्रेंथनिंग में भी काम आता है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज में भी अच्छा होता है, ब्रहण होता है तो जिनको वेट गेन करना होता है उनके लिए भी अच्छा होता है। ठीक है ना। जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं और न्यूरोलॉजिकल है, उनके लिए भी वो अच्छा होता है। स्वेदन किया जाता है तब शरीर का,
है ना। अलग अलग तरह से छेदन किया जाता है। उसमें हम आपको सर्वांग वाष्प स्टीम बॉक्स में बिठाते हैं, स्टीम बात कराते हैं, नाड़ी स्वेद कराते हैं, लोकल स्टीम जो आपको देते हैं। ठीक है। उद्वर्तन की चिकित्सा होती है। उद्वर्तन किन को किया जाता है? ओबिस पेशेंट को। जहाँ कफ दोष बढ़ा हुआ हो वहां उद्वर्तन की चिकित्सा की जाती है, क्योंकि वो रुक्ष होती है वो चिकित्सा। वाइब्रो मसाज तब हम आपको करते हैं, है ना। कफ दोष जब कफ कोल्ड या एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो नस्य की चिकित्सा तब हम आपको करते हैं। ये सब आपका एक्सटर्नल हो गया। नस्य का शोधन और शमन दोनों स्वरूप होता है, कंफ्यूज मत होना, बता देती हूँ अभी। तो बस्ती पे पहले आते हैं हम। बस्ती में दो प्रकार की बस्ती चिकित्सा होती है, स्नेह बस्ती और निरु बस्ती। तो स्नेह बस्ती में तेल का एनिमा जो होता है वो अनुवासन बस्ती होती है, ठीक है। और काढ़े का जो एनिमा होता है वो निरु बस्ती होती है। और इसी के साथ में फिर नस्य की चिकित्सा होती है। नस्य को आप समझिए नेजल ड्रॉप से, है ना। तो जब नस्य की शोधन चिकित्सा की जाती है तो किस प्रकार का औषध द्रव्य कितनी मात्रा में हम नासिका के द्वारा अंदर प्रवेश करवा रहे हैं उस पे निर्भर करता है कि आपकी जो नस्य की चिकित्सा है वो शोधन है या शमन है, ठीक है। तो जब शोधन हेतु की जाती है तो नस्य में हम शोधन मात्रा का उपयोग करते हैं, जब शमन हेतु की जाती है तो नस्य में फिर हम शमन मात्रा का उपयोग करते हैं। कफ के लिए भी करते हैं, वात रोगों में भी करते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं ना मुझे बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, एक्सेसिव थॉट्स। तो क्यों आते हैं? वात के कारण आते हैं। वात का स्वभाव कैसा है? रुक्ष है, चल है। तो वो कैसे कम होगा? जब आप वहां पर कुछ स्निग्ध औषध देंगे। तो स्निग्ध औषध कैसे देंगे? जब आप नस्य करेंगे, ठीक है ना। तो फिर नस्य उसमें भी किया जाता है। तो ये इवैल्यूएशन वैद्य को करना होता है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये इवैल्यूएशन वैद्य का होता है कि इनको क्या चिकित्सा हमको करवानी है। तो इस प्रकार से चिकित्सा पंचकर्म चिकित्सा की जाती है। समझ में आया आपको पंचकर्म के बारे में? अब इसमें बाह्य बस्ती जो होती है, जानु बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, हृदय बस्ती, लंग बस्ती, किडनी बस्ती, ये सब बाह्य बस्ती है। जानु पिचू, कटी पिचू, उपनाह चिकित्सा, स्वेदन चिकित्सा, ये सब बाह्य शोधन के लिए है। आंतरिक शोधन के लिए पंचकर्म चिकित्सा होती है। और वैसे मैं समझती हूँ सबसे अच्छा शोधन करने का जो तरीका है वो यही है कि आप नियमित उपवास कीजिए, तो इतना कुछ प्रपंच करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग खान पान में ध्यान रखेंगे, अपने जीवन जीने की जो कला है उसको सीख लेंगे, है ना, आहार विहार ठीक रखेंगे और नियमित उपवास करेंगे तो इतनी समस्या ही नहीं आएगी कि आपको इतना चिकित्सा करना पड़े। लंघनम परम औषधम। उसके पहले जो हमारे आयुर्वेद में जो चिकित्सा सूत्र वर्णित है ना, उसमें सबसे पहला चिकित्सा सूत्र है निदानस्य परिवर्जनम। मतलब जब हम चिकित्सा शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो कॉजेटिव फैक्टर है वो एलिमिनेट करो। उसके बाद लंघन, फिर शोधन और फिर मेडिसिन। चिकित्सा इसी तरह की जाती है, ठीक है। तो अब हमने ये समझा वेलनेस क्या है, वात पित्त कफ दोष क्या है। काफी हद तक आप प्रकृति के बारे में भी समझ चुके हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं ये भी आप समझ चुके हैं कि पंचकर्म चिकित्सा में किस तरह से हम शोधन करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि किस व्याधि में किस प्रकार से क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। जैसे हम इम्यूनोग्रिड पे चर्चा कर लेते हैं। इम्यूनोग्रिड जो मेडिसिन है उसमें आयुर्वेद के सारे जीवनीय महाकषाय हैं। जीवनी महाकषाय मतलब वो नस नाड़ी तंत्र को बल देने वाले हैं, सारी बल्य औषध है उसमें, जीवन देने वाली है। जीवनी महाकषाय इसीलिए बोला है। गुरु होती है स्वभाव की, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी को बढ़ाती तो इम्यूनिटी ऐसा कुछ नहीं होता कि इम्यूनिटी बढ़ गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। वो आपके दोष धातु को साम्य अवस्था में लाते हैं। जब दोष धातु साम्य अवस्था में रहेगी ना, इम्यूनिटी अपने आप बढ़ी हुई रहेगी। कई बार लोगों को एक कंसेप्ट ये हो जाता है, डॉक्टर साहब हम तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स खा रहे हैं और आप हमको इम्यूनो मॉड्यूलेटर दे रहे हो, इम्यूनोग्रिड।
इससे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, अब हम इम्यूनोसप्रेसेंट खा रहे हैं तो हमारी बीमारी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है, आयुर्वेद औषधियों से ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जो औषधियां होती हैं, अब जैसे गिलोय है, गिलोय बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। क्यों है? उसका गुण है, वो आम पाचक है ना, टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट करने का उसका नेचर है, आम पाचक, आम मतलब टॉक्सिन्स होता है, तो आम पाचक उसका गुण है, इसलिए वो स्वभाव से अब टॉक्सिन्स को वो डाइजेस्ट कर देता है ना। जब आप गिलोय का सेवन करते हो तो टॉक्सिन्स को वो अपने आप डाइजेस्ट कर देता है ना, तो इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हो जाती है, उसको उसमें किसी को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब वात रोग होते हैं, अर्थराइटिस होते हैं, तो उसमें आप पिडानिल गोल्ड का सेवन कर सकते हो, ऑर्थोग्रिड का सेवन कर सकते हो, कर्क्यूमिन गोल्ड का सेवन कर सकते हो आप, है ना। डब्ल्यूएचओ का अभी जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है उसमें उनका कहना है कि 2000 आयु तक, आयु इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी3 सबको लेना चाहिए आफ्टर एन एज, ओल्ड एज में जाकर के, आफ्टर 50 विटामिन डी3 जो है 2000 इंटरनेशनल यूनिट तक सभी को नॉर्मली लेना चाहिए। इसलिए हमारा जो न्यूट्रेला डी2 का है वो भी अर्थराइटिस पेशेंट्स डेली ले सकते हैं, एक कैप्सूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2000 का ही आयु का ही है वो कैप्सूल, तो वो भी एक कैप्सूल आप सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हो, वात रोगी में ले सकते हैं, इतना तो रिक्वायर्ड होता है बॉडी को। और मोस्टली मेरा ये अनुभव है, वात रोगी व्यक्ति को सबसे पहले अपनी डेफिशिएंसीज चेक करनी चाहिए। एक और कंसेप्ट आपको समझाती हूँ यहाँ पे आयुर्वेद का, जहां भी शरीर में क्षय होता है, क्षय मतलब कमी, वो धातु क्षय होता है, इतनी धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो किसी भी धातु का अगर क्षय होता है तो स्वभाव से वात दोष बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो अब जहाँ क्षय हो रहा है वहां वात दोष अपने आप स्वभाव से बढ़ ही रहा है ना, तो पहले क्षय की पूर्ति सबसे पहले कर लो। अगर अस्थि धातु का क्षय हो रहा है तो विटामिन डी3 ले लो, सबसे अच्छा यही इसका विकल्प है। या संधिगत वात हो रहा है तो आप सप्लीमेंट उसमें डी3 का, न्यूट्रेला डी2 के आप ले सकते हो, न्यूट्रेला बोन हेल्थ एक कैप्सूल आप ले सकते हो, साथ में आपने पिडानिल गोल्ड ले लिया, ऑर्थोग्रिड ले लिया, वीकनेस ज्यादा लगती है तो इम्यूनोग्रिड का टैबलेट ले सकते हैं। इस प्रकार से वात रोगों में रहेगा। टेस्ट तो देखिए ना, वैद्य लिखते ही हैं आपको, जब आप किसी वैद्य के पास जाओगे और उनको लगेगा कि नहीं एक बार हमको यूरिक एसिड भी चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि जोड़ों में दर्द केवल वात रोग के कारण नहीं होता है, कई बार यूरिक एसिड के कारण भी हो जाता है, तो फिर यूरिक एसिड में फिर चिकित्सा पूरी अलग हो जाती है, फिर वात रोग वाली चिकित्सा नहीं चलती है। तो वहां पे इसलिए ब्लड टेस्ट अगर डॉक्टर को लगेगा जब वो आपका चेकअप करते हैं कि जरूरत है तो वो जैसा सजेस्ट करें वैसा तब कर लेना चाहिए, पर डेफिशिएंसीज हो तो उसको फुलफिल कर लेना चाहिए। डेफिशिएंसीज तो आप चेक करा सकते हैं, और उसका अगर डेफिशिएंसीज है तो उसका रूटीनली सप्लीमेंट लेना चाहिए। न्यूट्रेला बी12 भी हमारा अवेलेबल है, अगर बी12 डेफिशिएंसी होती है तो डेली एक्टिव है, डेली एनर्जी, मल्टीविटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स है, तो ये आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हो। बी12 बहुत इफेक्टिव है, मैं जनरली बोलती हूँ कि एक डिब्बी जब लेते हैं तो उसमें वो फुलफिल कर देता है बी12। तो बहुत डेफिशिएंसी हो तो एक डिब्बी आप एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को खाएंगे तो उसमें आपका फुलफिल हो जाता है। रेयर कंडीशन में बी12 बहुत लो हो, किसी का 90 हो, 50 हो, तो हमको उसको दो डबल डोज उसको देना पड़ता है, अदरवाइज एक एक कैप्सूल सुबह शाम सफिशिएंट होता है। 30 टेबलेट्स होती हैं वो, तो 15 डेज का काफी रहता है वो। अगर नॉर्मल आपको डेफिशिएंसी है, सीवियर डेफिशिएंसी है तो फिर 1 मंथ ले लेना चाहिए। न्यूरल्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, ठीक है ना, नस नाड़ी तंत्र की समस्याएं होती हैं, कई बार आप रात में सोते हैं। अच्छा, डी3 कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है, डी3 बी12 की डेफिशिएंसी रहती है और उनको कब्ज की शिकायत रहती है, वो ब्लोटेड बहुत फील करते हैं, और हम खूब खा रहे होते हैं इंगवाष्टक, अविपत्तिकर चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, हम खूब खा रहे होते हैं। मैंने तो सब खा लिया डॉक्टर साहब, कुछ ठीक ही नहीं होता, और क्योंकि आपको डेफिशिएंसीज है, आप डेफिशिएंसीज ट्रीट करो, आप ये चूर्ण नहीं खाओ, तब आपको न्यूट्रेला डी2 के या बी12 या जो चीज की आपको डेफिशिएंसी है, मोस्टली डी3 और बी12 की डेफिशिएंसी के कारण कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग होती है।
तो उसके लिए फिर आप उस तरह से सप्लीमेंट्स लो तो आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाता है। तब जरूरी हर चीज के लिए चूरन खाना ही सॉल्यूशन नहीं होता है, उसका एग्जैक्ट कॉज क्या है उसको पहले पकड़ो फिर ट्रीट करो तो ट्रीटमेंट होता है। लोग क्या होता है, कब्ज हुई मैंने तो शुद्धि चूरन खाया पेट साफ हो गया, तो हम कॉज फाइंड आउट ही नहीं करना चाहते कि हमको कब्ज क्यों हो रही है, क्या हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं या क्या हमारी अग्नि ठीक नहीं है, किस कारण से मुझे कब्ज हो रही वो इवेल्युएट नहीं करते हैं। शुद्धि चूर्ण खाया ठीक हुआ, फिर रोज शुद्धि चूर्ण खाने लगे, फिर आप उसके हैबिचुअल हो गए, उसमें सनाएं होती है, उसके बाद में सनाए एक हद तक तो आपके आंतों की गति को बढ़ाया, एक समय के बाद में उसने आपके आंतों की गति बढ़ाना या गति करवाना ही बंद कर दी, तब आप आते हैं पूरा नाश करके। अब ठीक कर दो, पहले ही आ जाना चाहिए, जब सूक्ष्म अवस्था में व्याधि रहती है तभी आ जाना चाहिए कि ऐसा हो रहा है क्या करूं, तभी डॉक्टर आपको इवेल्युएट करके बताएंगे ना कि नहीं आप जो है सप्लीमेंट्स ले लीजिए या नहीं, आपको आप ओवर ईटिंग करते हैं, आपका डाइटरी पैटर्न गलत है, इस वजह से आपको है। अब आयुर्वेद में ज्यादा हम चर्चा करेंगे ना, अष्ट आहार विधि बताई गई है। अष्ट आहार विधि किस प्रकार से भोजन करना है, भोजन सेवन करने के नियम बताए गए हैं। उसमें बताया गया है व्याधि की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण, अग्नि खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, आग आप में से अधिकतर लोग करते होंगे, किया हुआ भोजन नहीं पचने पर भी भोजन करना। तो ना डॉक्टर साहब ये कैसे समझ में आएगा हमने जो खाना खाया वो पच गया। कुछ लोगों का क्या हैबिट होता है, 1 बज गई खाना खा लो, 7 बज गई खाना खा लो, भूख नहीं लग रही है और 7 बज गई इसलिए खाना खा लो, भूख नहीं लग रही है आपको। क्षुधा जो है ना वो स्वभाव से स्वाभाविक जरा बोला गया उसे आचार्यों ने, तो स्वाभाविक जरा मतलब स्वाभाविक रूप से वो उत्पन्न होती है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने भोजन किया है उस भोजन का पाक होगा, उस भोजन का जब पाक होगा तब आप फिर उसमें डिसाइड करोगे कि अब हमको खाना खाना है। आप कैसे पता चलेगा, शरीर में लघुता लगेगी, ठीक है, आपको भूख लगेगी, आपने जो भोजन पाक किया है, आपकी जो उद्गार उद्गार मतलब डकार वो शुद्ध होगी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने जो भोजन किया वो पच चुका है, अब मुझे भोजन कर लेना चाहिए। और एक होता है सुबह वो कोफ्ते खाए थे अभी तो कोफ्ते की डकार आ रही है, पर वाह चलो ठीक है अब छोले बन गए तो वो भी खा लेते हैं, ये अध्यशन होता है। पूर्व में किए हुए भोजन के नहीं पचने पर भी जब भोजन किया जाता है तो वो अध्यशन कहलाता है, और ये सबसे बड़ा कारण है व्याधि का। इसलिए जब आपको भूख लगे आप तभी भोजन करिए। मैंने आपको बोला था आपको स्वस्थ रहना है तो 2-3 बातें आप नोट कर लीजिए, मैंने उसमें आपको कही थी ये बात कि जब आपको भूख लगे तभी भोजन करना, जितनी भूख हो उससे कम भोजन करना। ये भी क्यों बोला था, मात्रा का बहुत महत्व है, क्योंकि आचार्य ने बोला अर्ध भाग सोहित्यम, जितनी भूख हो उससे आधा भाग खाना चाहिए, अपनी अग्नि के 3 भाग कर दो, ठीक है, अग्नि का आधा भाग भोजन से भरो और जो आधा भाग बचा है ना उसके भी 2 भाग करो, वो 1 भाग वायु के रहने दो और 1 भाग जल, तब जाकर के भोजन का सम्यक पाचन होता है, ठीक है। भोजन करते हुए जल का सेवन नहीं करना चाहिए, ये एकदम तर्क संगत बात है, मैं मानती हूँ ये चीज, पर आचार्य वाग्भट ने कहा है मुख शोधन हेतु 1-2 सिप आप ले सकते हो, वो गलत नहीं है। अब किसको कैसे समझेंगे, आपने सब्जी लौकी बनाई है, तड़का लगा दिया, चूल्हा आपका पूरी आंख पे चल रहा है और आपने पानी का थोड़ा छींटा नहीं दिया, आपकी सब्जी चिपक जाएगी। इसलिए थोड़ा जल भी आवश्यक है, पर उतना ही 1 सिप 2 सिप मुख शोधनार्थ ही लेना है उसको, अपनी प्यास नहीं बुझानी है भोजन करते वक्त, ये ध्यान रखना है। तो जब आप जल भी रह रहे हैं तो जल की मात्रा इतनी उपयुक्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आहार के भी कई सारे नियम बताए गए, वो बहुत विस्तृत चर्चा हो जाएगी। फिर यूरिक एसिड पे चर्चा कर लेते हैं। यूरिक एसिड के लिए आप गोखरू का काढ़ा ले सकते हैं, है ना, इसके लिए आप ट्राइगनवटी ले सकते हैं, 2-2 गोली सुबह शाम, चंद्रप्रभावटी ले सकते हैं, ये आपकी यूरिक एसिड को कंट्रोल करेगा। और उस औषध पूछने से पहले सबसे पहले ये पूछो कि क्या नहीं खाना चाहिए। यूरिक एसिड के लिए आप लो प्रोटीन डाइट लेंगे आप, तो उसमें पनीर, छोला, राजमा, चना, दालें, ये सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे आप डाइट से,
डेयरी प्रोडक्ट आप सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे डाइट से।